हेलो डी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। केप्लर्स लॉ। हम ये बात जानते हैं सोलर सिस्टम में सन की सराउंडिंग में प्लैनेट मूव करता है। प्लैनेट कैसे मूव करता है, उसका पाथ कैसा है, उसके ऊपर केप्लर्स ने 3 लॉज दिया था। इन तीनों लॉज को एक साथ केप्लर्स लॉ कहा जाता है। नंबर 1, law of orbits. All planets move in elliptical orbits with the sun situated at the one of the foci of the ellipse. जिस रास्ते पर प्लैनेट मूव करता है वो कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है और सन एक फोकाई में रहते हैं। देखिए, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। सपोज एक यहाँ और एक यहाँ, 2 फोकस है। ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इस पाथ में प्लैनेट मूव करेगा, ऐसे प्लैनेट मूव करेगा और सन इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर रहेगा। अब इस पोजीशन पर सन है और ये क्या है? प्लैनेट। सन इस पोजीशन पर है और प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है। नंबर 2, लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक लाइन कंसीडर किया, कहाँ से कहाँ तक? सन से किसी भी एक प्लैनेट तक। और ये जो लाइन है, ये लाइन इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा, कवर करेगा इक्वल टाइम में। इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया कवर करेगा। अब इसको समझते हैं। ये सन है, ये प्लैनेट है, दोनों को जॉइन करना होगा। मैंने कंसीडर किया 30 मिनट। 30 मिनट के बाद ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचा। फिर से एक लाइन ड्रॉ किया, तो कितना एरिया कवर किया? आप लोग देख सकते हैं कितना एरिया कवर किया। ऐसे ही ये प्लैनेट आकर यहाँ पहुँचा, सन के पास पहुंच गया। फिर से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। सेम टाइम पर 30 मिनट टाइम पर ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। थर्टी मिनट टाइम पर कितना एरिया कवर किया? इतना एरिया कवर किया। सेकेंड लॉ पे ये कहा गया है इक्वल टाइम पर इक्वल एरिया प्लैनेट कवर करेगा। यहाँ से यहाँ पहुँचा 30 मिनट पर और यहाँ से यहाँ पहुँचा कितना मिनट पर? 30 मिनट पर। ये दोनों एरिया सेम होना चाहिए, सेम होना जरूरी है। सेम होगा ही, ये दोनों एरिया सेम होगा। देखिए, यहाँ जितना गया था, यहाँ अगर मैं उतना ही ड्रॉ करूँगा तो ये दोनों एरिया कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर मैं प्लैनेट को यहाँ कितना गया, यहाँ अगर ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा? ये एरिया तो बहुत छोटा आएगा ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये दोनों एरिया कभी भी इक्वल नहीं बन सकता। लेकिन ये एरिया थोड़ा बढ़ा दिया, अब ये दोनों एरिया इक्वल होगा। तो इस लॉ से ये बात हमें पता चलता है, सन के पास प्लैनेट तेजी से मूव करता है और सन की दूरी में प्लैनेट धीरे धीरे चलता है।
स्पीड कम हो जाता है जब प्लैनेट सन से दूर में रहते हैं, स्पीड ज़्यादा हो जाता है जब प्लैनेट सन के पास होते हैं। तभी तो इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल एरिया कवर करेगा, स्वीप्स करेगा। ओके, नंबर 3, लॉ ऑफ पीरियड्स। The square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse. Mathematically, t square is proportional to a cube. T means time period, a means semi-major axis. थर्ड लॉ में ये कहा है टाइम पीरियड की स्क्वायर, टाइम पीरियड मीन्स प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ये यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट होके फिर से उस पोजीशन पर पहुँचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन पर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब की प्रोपोर्शनल है। तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है? इसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस। इसका हाफ, इसमें सेंटर है तो इसका हाफ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से इलिप्स तक, ए सेंटर से इस तरफ ए, टोटल ट्वाइस है। टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ ट्वाइस है। सेमी मेजर, सेमी मीन्स हाफ, कितना होगा, ए। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ से हमें यह बात पता चलता है जितना बड़ा इलिप्स होगा उतना ही क्या होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, F equal G m1 m2 by r square. m1 m2 क्या है, मास। r means distance between two masses, दोनों मास के बीच जो डिस्टेंस है वो है r। g मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दो मासेस है, इसका मास है m1 और इसका m2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, r। इन दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2, प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो डिस्टेंस है कि डिस्टेंस की स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को मिला के हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। F इक्वल G m1 m2 बाय r स्क्वायर।
तो ऐसे हम फोर्स निकाल सकते हैं दो मासेस के बीच। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, हम अर्थ की जो एक्सीलरेशन है उसका वैल्यू कितना लिखते हैं, जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी हम न्यूमेरिकल में 10 भी, अप्रोक्सीमेट 10 हम यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है 9.8, इसको कैसे मिला? इस एक्सप्रेशन को देखिए, जी इक्वल कैपिटल जी एम ई बाय आर स्क्वायर। एम ई मीन्स मास ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो मास है वो है एम ई, उसको रिप्रेजेंट किया है एम ई। आर ई मीन्स अर्थ की रेडियस। जब हम कैपिटल जी, अर्थ की मास और अर्थ की रेडियस सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू मिलेगा। और इस एक्सप्रेशन को एग्जाम में डिराइव भी करने आते हैं। जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस बिलो एंड एबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होते हैं 9.8। जब हम अर्थ से नीचे डेप्थ में जाएंगे तब जी डिक्रीज होगा। जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर इस हाइट पर जाएंगे तब भी जी डिक्रीज होगा। अर्थ सरफेस से ऊपर और अर्थ सरफेस से नीचे जाने से जी डिक्रीज होता है, लेकिन अर्थ सरफेस में जी मैक्सिमम होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड is the work done in bringing a body from infinity to that point। इन्फिनिटी से m मास की बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड में जब हम लाएंगे तब जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन, तो वो वर्क डन को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला है U इक्वल माइनस जी एम ई एम बाय आर। एम ई मीन्स मास ऑफ द अर्थ, m means mass of the body, r means distance, g means universal gravitational constant. Next, gravitational potential. The gravitational potential at any point in a region of gravitational field is the work done in bringing a unit mass from infinity to that point। infinity से 1 kg मास जब हम ग्रेविटेशन फील्ड की कोई एक पॉइंट में लाएंगे तब जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल माइनस जी एम ई बाय आर। एम ई मीन्स मास ऑफ द अर्थ, आर मीन्स डिस्टेंस और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने m मास इन्फिनिटी से ग्रेविटेशन फील्ड की कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ले आया है तब जो वर्क डन करना पड़ा, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, 1 kg मास इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड की कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हमने ले आया है, तब जितना वर्क डन करना पड़ा वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट, एस्केप स्पीड। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। V इक्वल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से थ्रो करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ में नहीं आएगा। उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, एस्केप स्पीड। अर्थ के लिए एस्केप स्पीड कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करने से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की जो एट्रैक्शन है उस प्रभाव से मुक्त होते हैं और वापस अर्थ में नहीं आते हैं।
उस स्पीड को एस्केप स्पीड हम कहते हैं। अर्थ सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ की सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं उसको हम अर्थ सैटेलाइट्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो अर्थ की सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं और इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। सेकेंड, पोलर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट अर्थ की सराउंडिंग में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। इसका टाइम पीरियड है 100 मिनट्स। और एक टॉपिक है वेटलेसनेस। क्या है वेटलेसनेस, देख लीजिए एक बार।